हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य का यूनिट नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो कि आपका टॉपिक है प्रत्यक्षवाद। यानी इसमें हम लोग अगस्त कॉम्ट जी की थ्योरी को, पॉजिटिविज्म को समझेंगे, अगस्त कॉम्ट की और भी जितनी थ्योरीज है उसको समझेंगे। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। साथ ही साथ आपको पेपर 1 का भी, जीके जीएस का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस टेलीग्राम का टेस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रत्यक्षवाद, यानी आपका पॉजिटिविज्म, और एक इनकी थ्योरी है तो अगस्त कॉम्ट जी की थ्योरी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट को क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि समाजशास्त्र की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम किनके द्वारा की गई, तो अगस्त कॉम्ट ने की। अगर बात की जाए अगस्त कॉम्ट की, तो वो बचपन से जो उनका जो शिक्षा का क्षेत्र था या फिर जो उनका विषय था वो फिजिक्स था, मैथ था, जिसके कारण उन्होंने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले उन्होंने इसका नाम रखा था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स रखा था, क्योंकि वो फिजिक्स भौतिकवादी विचारक थे। तो जिसलिए उन्होंने इस विषय का नाम पहले सामाजिक भौतिकी रखा। लेकिन वे देखते हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना कब की थी, तो 1838 में। लेकिन उससे पहले ही जो थिंकर हैं आपके एडोल्फ क्वार्टलेट, उनके द्वारा समाजशास्त्र का जो नाम है पहले ही, मतलब उन्होंने सामाजिक भौतिकी ये शब्दों को प्रयोग कर लिया था 1838 में। किस में किया था, तो उनकी जो पुस्तक थी एन एसे इन सोशल फिजिक्स, इसमें इन्होंने किया। तो अगस्त को हम देखते हैं कि नहीं, मेरे से पहले तो इन्होंने यूज़ कर लिया है, तो फिर तो नाम तो इन्हीं का होगा। तो फिर उन्होंने सामाजिक भौतिकी नेम को चेंज करके समाजशास्त्र नाम दे दिया। कब दिया, तो 1838 में। और समाजशास्त्र के जो विकास की अवस्थाएं हैं, जो वोटरमैर ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें से जो चौथी अवस्था है जिसमें अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में, उसके उद्भव के संदर्भ में बात की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगस्त कॉम्ट जो है वो समाजशास्त्र के जनक है। तो अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है एसिडोर अगस्त मैरी फ्रेंकाइस जेवियर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 में फ्रांस में, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 जुलाई 1857 में। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो यूरोपीय महाद्वीप में हुआ था। और इनके जन्म के समय इन्होंने जो कहाँ जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस का जो राजनीति का स्थिति था, और साथ ही साथ जो औद्योगिक, इंग्लैंड का जो औद्योगिक क्रांति और फ्रांस का जो राजनीति का स्थिति, उनको ये बहुत ज़्यादा विचार करने के लिए मजबूर किया कि ये जो सोसाइटी, ये जो समाज है, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें एक ऐसे विषय की आवश्यकता होनी चाहिए जो कि समाज को बेहतर ढंग से समझे। इसलिए उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। ठीक है, इनके गुरु के बारे में बात की जाए तो 1822 में इनके गुरु कौन थे, तो सेंट साइमन थे। उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन 2 साल के बाद 1824 में ही वो मतलब अपना अलग बना लेते हैं और उनसे अपने गुरु से अलग हो जाते हैं। वो पहले उनके शिष्य बनते, फिर सहयोगी बनते, फिर अलग से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरह से करता है जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान करता है।
भौतिक विज्ञान जिस प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक विज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज का, हमारे सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कौन करता है? तो समाज शास्त्र करता है। तो इसलिए उन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक व्यवस्था वो प्रगति का विज्ञान का है। अगस्त कॉम ने क्या कहा है? समाज शास्त्र को सामाजिक व्यवस्था। ये जो सामाजिक व्यवस्था है इस शब्द का भी प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। और आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किसने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? तो अगस्त कॉम्ट है। किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? तो सभी घटनाओं का अमूर्त एवं सैद्धांतिक विज्ञान है। अब इनकी हम लोग थ्योरी को देखते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद, ये पॉजिटिविज्म क्या है, क्यों उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की। तो सबसे पहला इनका तो थ्योरी ये हो जाता है, एक एक करके इनकी जितनी भी थ्योरी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद मतलब होता है पॉजिटिविज्म। इसमें उन्होंने बताया जब इनके अगर जिस समय ये थे फ्रांस में, जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय क्या था, बहुत धर्म का मतलब बहुत प्रभाव था। कोई भी घटनाएं होती थी तो उसका जो रिलेशन है वो धर्म के साथ जोड़ा जाता है। तो इन्होंने बोला कि समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती है उसको हम लोग को तार्किक ढंग से सोचना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए। तभी क्या होगा कि उसका जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को वस्तुनिष्ठ नहीं हुए, हम किसी के प्रभाव में इसका उत्तर नहीं देंगे। जैसे इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि किसी जगह पे बाढ़ आ जाता है, पूरा सब कुछ डूब जाता है, ठीक है। तो वहाँ के जो वासी हैं, वहाँ के जो निवासी हैं वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये तो भगवान का प्रकोप है, भगवान की मर्जी थी जिसके कारण ये बाढ़ आ गया, हम लोग कोई पाप किए होंगे, बाढ़ आ गया। लेकिन अगस्त कॉम्ट बोलते हैं कि आप तार्किक रूप से सोचिए, ठीक है, आप प्रत्यक्षवाद देखिए, आप तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सोचिए कि क्यों हुआ है। तो जब उन्होंने इसका तार्किक रूप से जो सोचे तो फिर उनको पता चल रहा है कि ये बाढ़ आने का दो कारण हो सकता है। एक तो आपका ह्यूमन काउज हो सकता है और दूसरा हो सकता है नेचर काउज। मतलब या तो मनुष्यों के क्रियाकलापों के द्वारा कि अंधाधुंध वनों का कटाई हो जा रहा है, फैक्ट्री लग जा रहा है, केमिकल का प्रयोग नदियों में किया जा रहा है, पेड़ों की अगर ज़्यादा कटाई करेंगे तो मिट्टी का वो जो पकड़ के रहता है वो ढीला हो जा रहा है। तो ये सब या तो मनुष्य की हस्तक्षेप प्रकृति में हो रही है अत्यधिक जिसके कारण ये बाढ़ आई है, या फिर प्राकृतिक अपना जो सर्कल है उसको सही करने के लिए ये नेचर काउज के कारण आ रही है। तो ये पता चला, तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है ज्ञान के विकास का सिद्धांत, जिसको कि लॉ ऑफ 3 स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूसरा इनका थ्योरी है लॉ ऑफ 3 स्टेज, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है ज्ञान का विकास का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? ज्ञान का विकास का सिद्धांत। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैं तो क्लास आप लोगों को हिंदी में ही ले रही हूँ, हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे ये थ्योरी है तो थ्योरी कुछ कुछ आप लोगों को प्रत्यक्षवाद हो गया तो इंग्लिश में याद रखना चाहिए। जैसे पॉजिटिविज्म है तो इसको आपको इंग्लिश में याद रखना होगा। क्यों रखना होगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो शब्द होता है उसका हिंदी में बहुत सारा अर्थ हो जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ओ मैम तो बोली थी प्रत्यक्षवाद, लेकिन पॉजिटिविज्म का मतलब सकारात्मक भी होता है। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में सकारात्मक पूछ दे तो आपको लगे कि ये सकारात्मक तो मैडम बताई ही नहीं थी, पॉजिटिव वो तो प्रत्यक्षवाद बताई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सकारात्मक लिखा हुआ था, ठीक है। तो फिर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इंग्लिश को शब्द को, जो थ्योरी का शब्द है उसको इंग्लिश को याद रखें, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं होता। आपको अगर क्वेश्चन में, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपका रहेगा, अगल बगल आपका रहेगा, तो अगर आपको हिंदी शब्द नहीं भी पता चल रहा तो आप इंग्लिश शब्द को देखकर अपना आंसर को सही कर सकते हैं। और एक चीज़ कि कोई भी ऑप्शन अगर गड़बड़ रहता भी है तो जो इंग्लिश में रहता है उसी को ही राइट माना जाता है। तो इसलिए कुछ कुछ थ्योरीज को आप लोगों को इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो जैसे लॉ ऑफ 3 स्टेज है, ये इसका हिंदी क्या होता है? ज्ञान का विकास का सिद्धांत होता है। इसमें उन्होंने 3 प्रकार के
मतलब विज्ञान के संदर्भ में उद्विकासीय सिद्धांत के संबंध में बात की थी। ये क्या था, ये मानव प्रगति का नियम था। क्या था, मानव प्रगति का नियम था। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से थे? पहला वे बात करते हैं धार्मिक, जिसको कि बोला जाता है अलौकिक, और क्या बोला जाता है, आदि दैविक अवस्था। ठीक है, इसमें वे बोलते हैं कि जो हमारे मनुष्य के विकास की जो अवस्था है ये काल्पनिक चरण होता है, और इसमें कोई दैवीय शक्ति को माना जाता है कि कोई भी जो अवस्था हो रही है वो उसमें कोई भगवान का हाथ है, कोई दैवीय शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति का हाथ है। इसके लिए वे बोलते हैं कि किसी भी समाज की जो प्रथम अवस्था होती है वो दैवीय शक्ति के रूप में होती है, और उन्होंने अध्ययन की इकाई के रूप में किसको महत्वपूर्ण माना है, तो परिवार को महत्वपूर्ण माना है। और फिर इसका इन्होंने 3 वर्गीकरण भी किया है कि जैसे 3 वर्गीकरण कौन सा हो गया, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एक देववाद। जीवित सत्तावाद मतलब हो गया कि अगस्त कॉम्टे जी का मानना था कि समाज के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत जितनी भी आपका निर्जीव चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, सब में क्या है, भगवान है। जैसे पेड़ है तो पेड़ में भी भगवान है। इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत में माना कि जीवित सत्तावाद मतलब हर एक वस्तु में भगवान का अस्तित्व विद्यमान है। फिर दूसरा वो जो बहुदेववाद बोलते हैं, तब बोलते हैं कि भगवान तो है लेकिन बहुत सारे रूपों में बहुत सारे भगवान देखने को मिलते हैं। फिर जब उन्होंने और इसका अध्ययन किया तो बोलते हैं कि नहीं, बहुत सारे नहीं है, भगवान हैं लेकिन एक ही है। ये किसमें आपका बोला जाता है, धार्मिक अलौकिक सत्ता में। दूसरा जो उनका स्टेज था, ये पहला लॉ ऑफ थ्री, ज्ञान का विकास। जब ज्ञान का विकास हो रहा है, मनुष्य का क्या हो रहा है, ज्ञान का विकास। तो पहले धीरे धीरे मनुष्य सोचता है, तो पहले सोच रहा है कि वो धार्मिक, सब कुछ धर्म से वो रिलेटेड करता है। ठीक है, दूसरे अवस्था में जब ज्ञान का जब दूसरा स्टेज आता है तब वो बोलता है कि नहीं, अमूर्त चीजें होती हैं। क्या है, हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में अमूर्त चीजें हैं, जिसको कि तत्व मीमांसीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तत्व मीमांसीय भी बोला जाता है। जिसको एक चीज याद रखिएगा, इसका अगर आपको हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसको इंग्लिश को भी आप लोग याद कर लिए। इसको बोला जाता है थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल, ये कभी आपका चेंज नहीं होगा। और सेकंड जो स्टेट होता है वो आपका होता है मेटाफिजिकल। क्या होता है, मेटाफिजिकल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मिलान करने, उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, बोलेगा कि सजा के रखिए, सही क्रम में लिखिए। तो पहले थियोलॉजिकल, फिर मेटाफिजिकल, फिर पॉजिटिव आ जाता है। फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या साइंटिफिक बात है। तो जो अमूर्त अवस्था है, इसमें बोला जाता है कि कोई निराकार शक्ति है, जैसे आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में इस स्टेज में बात की जाती है। तीसरा जो स्टेज होता है वो है सकारात्मक। सकारात्मक, ये जो आपका पॉजिटिविज्म जो आया ना, वो इसी स्टेज में आया। किस में आया, इसी स्टेज में, सकारात्मक या फिर प्रत्यक्षवाद। मैंने इसको अलग से आप लोगों को बता दिया, फिर मैं आपको इसके साथ बता रही हूँ। इन्होंने जो प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत दिया हुआ था, ये इनका लॉ ऑफ थ्री स्टेज का 3rd स्टेज है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा हो गया, तो पॉजिटिविज्म हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत कि जो भी चीज़ें होंगी वो किस आधार पर होंगी, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होंगी। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी घटनाओं को देखेंगे तो उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, फिर वर्गीकरण के आधार पर अपना जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको बताएंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति का आधार क्या था, तो अवलोकन के द्वारा, प्रयोगात्मक के द्वारा, तुलनात्मक के द्वारा और ऐतिहासिक के द्वारा उन्होंने इसके संदर्भ में बात की। इसलिए वे जो उनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, इसमें बताते हैं कि प्रत्यक्षवादी एक पद्धति है जिसको किसी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, और इसकी आलोचना कौन किए थे, तो जे.एस. मिल ने किए थे। कौन किए थे, तो जे.एस. मिल ने किए थे। तो ये आपको पता चल गया। थर्ड इनके जो सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है मानवता का धर्म। क्या है, मानवता का धर्म। तीसरा इनका कौन सा है, मानवता का धर्म।
मानवता का धर्म, इसमें अगस्त कॉम्ट बोलते हैं कि प्रत्यक्षवाद जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वास्तविक ज्ञान होगा, उसके संदर्भ में बात करते हैं कि वही ज्ञान होगा, वही संपूर्ण ज्ञान होगा। तो ज्ञान किससे तो मानवता का भला करने के लिए, मनुष्य का भला करने के लिए बात की जा रही है। तो इसी को उन्होंने इसके संदर्भ में बोला कि हम जो भी चीज़ें समाज के अंतर्गत करते हैं जिससे कि क्या होगा, मनुष्य के भला होगा। तो मानवता का ही धर्म, मनुष्य का ही भला करना क्या है, तो सही धर्म है। मनुष्य का भला करना ही स्वतः सही धर्म है। इसके लिए उन्होंने अपना पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक में इसके संदर्भ में बात की और प्रत्यक्षवाद के 3 आयामों में उन्होंने इसको विभाजित भी किया। तो पहला क्या था, विज्ञानों का दर्शन। इसमें बोले कि सुधार करने के लिए प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। दूसरा वे बताते हैं वैज्ञानिक धर्म एवं नीति शास्त्र, जिसके अंतर्गत वे बोलते हैं कि प्रत्यक्षवादी धर्म का अर्थ होता है मानव धर्म। और तीसरा है प्रत्यक्ष राजनीति, यानी हिंसात्मक प्रणालियों का विरोध करना। तो ये चीज़ों के बारे में इनके द्वारा बताएंगे। फिर नेक्स्ट इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया है वो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। क्या दिया है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में। पहला क्या है, सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक स्थितिकी, और दूसरा ये बात करते हैं सामाजिक गतिकी की। किसकी बात करते हैं, सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थिति होता है मनुष्य के अंग से रिलेटेड संरचनात्मक अवस्था होता है, ठीक है। और जो मनुष्य सामाजिक गतिकी हो गया वो शरीर विज्ञान से रिलेटेड होता है, ये प्रकारात्मक पक्ष होता है, ठीक है। ये संरचनात्मक सामाजिक स्थिति कैसा हो गया, तो संरचनात्मक पक्ष हो जाता है, और सामाजिक गतिकी क्या हो जाता है, तो प्रकारात्मक पक्ष हो जाता है। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है विज्ञानों का पदानुक्रम। विज्ञानों का पदानुक्रम, उन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया था, तो इसमें उन्होंने जो विषय है उसकी उपयोगिता के आधार पर बोला था कि जो विषय सबसे पहले है वो क्या कठिन है, ठीक है, और फिर जैसे जैसे बढ़ते हुए जाएगा तो उन्होंने, तो इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, विज्ञानों का जो पदानुक्रम है इसमें कौन कौन सा आता है, तो उसको याद रखना, सीरियल को आपको याद रखना है। तो पहले आ जाएगा गणित, फिर आ जाएगा खगोल शास्त्र, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो होगा आपको एग्जाम में देखने को, वो सजाने के लिए बोलेगा कि आप सजाइए। फिर आ जाएगा भौतिक शास्त्र, फिर आ जाएगा रसायन शास्त्र, क्योंकि सजाने से भी रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। फिर आ जाएगा जीव विज्ञान, और उसके बाद क्या आ जाएगा, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को इन्होंने सबसे कठिन माना है और इसलिए इसको सबसे लास्ट में बताया कि अब समाजशास्त्र के बाद, अभी तक तो इन्होंने इतना पदानुक्रम बताया, लेकिन अगर अब कोई विज्ञान आता है तो वो कौन सा आएगा, नीति शास्त्र आएगा। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, कौन सा विज्ञान आएगा, नीति शास्त्र आ जाएगा, जो कि मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का मिश्रण है। इसलिए उन्होंने अपना इसी जो विज्ञानों का पदानुक्रम का सिद्धांत है, इसमें उन्होंने बोला था कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये सभी विज्ञानों की महारानी है। क्या है, सभी विज्ञानों की महारानी है। अब कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाओं के संदर्भ में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने गुरु सेंट साइमन के साथ समाज सुधार एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जो पुस्तक की रचना की थी वो था प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। 1822 में उन्होंने रचना की थी, क्योंकि 1822 में उनके साथ थे, फिर तो 1824 में तो वो अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसफी, जिसमें उन्होंने अपना प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, त्रिस्तरीय उनका सिद्धांत, मानवता का धर्म का सिद्धांत के बारे में बात की थी। इसमें उन्होंने द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी नाम से भी लिखा था। यह समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम जो उन्होंने प्रयोग किया था अपनी इसी पुस्तक में किए थे।
और 6 खंडों में ये विभाजित है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा उन्होंने दी, विकास के 3 चरणों के बारे में बात करते हैं, विज्ञानों का संस्तरण के बारे में बात करते हैं, समाजों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। किसमें? पॉजिटिव फिलोसफी में। किसमें? द पॉजिटिव फिलोसफी में। ये चीज़ याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851-54 में। इसको इन्होंने 4 खंडों में प्रकाशित किया था और उनका जो मानवता का धर्म था वो इसके अंतर्गत था। फिर नेक्स्ट है कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव 1854 में, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का समर्थन की बात करते हैं। फिर है एडुकेशन एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी 1856 में। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास पॉजिटिविज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगस्त्य कॉम्टे की थ्योरी भी समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।